आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है? नाही तर प्रॉब्लेम आहे. Yes, am I audible now? Yes. स्टार्ट करते हैं. कल क्या किया था हम लोग ने? टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज. इन दैट वी हैव सीन टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, HUF, फर्म. फिर उसके बाद और क्या देखा था? AOP, BOI देखा था. पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट, राइट. तो अभी हम लोग का एक ट्रस्ट बाकी था. इस सेट की टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज़ में एक ट्रस्ट करना है. Okay, the notes that I wanted to give, I have prepared that in PDF and I will share this PDF. Okay, चलो. टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रस्ट. अब ट्रस्ट मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय ट्रस्ट? चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, ये सब क्या होते हैं? वेदर दे आर प्रॉफिट, देयर मोटिव इज प्रॉफिट और दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सो देयर मोटिव इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पे ट्रस्ट को कब बोला जाएगा? चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए. जो भी हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, दैट ट्रस्ट शुड बी ऑफ चैरिटेबल मीन्स. नाउ व्हाट डू मीन बाय चैरिटेबल मीन्स? देयर मोटिव, देयर इंटेंशन, उनका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट? इट शुड बी रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ and preservation of environment including watershed, forest and wildlife. So what should be the object of that trust? Relief of poor. So their object should be to help the poor people, or their object can be for education, for the promotion of education, for yoga, medical relief, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये सारी चीज़ों के लिए वो ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बनना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे दैट इट इज़ फॉर चैरिटेबल पर्पस. नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. इसके अलावा ट्रस्ट का कोई और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. बट अब ट्रस्ट का क्या होगा? उनको कुछ डोनेशंस, मतलब उनका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट से भी पैसा मिलेगा, प्लस दे कैन डू सम बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑल्सो. Now advancement of any other object of the general public utility not be charitable purpose if it involves any activity related to trade, commerce or business. So if any trust is doing trade, or if it is doing any commerce, or if it is doing any business, तो उसको हम लोग चैरिटेबल पर्पस नहीं बोलेंगे. ठीक है. लेकिन ये जो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस से जो पैसा आता है, if it is less than 20% of all the receipts. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने एक ट्रस्ट बनाया, ABC ट्रस्ट. ठीक है. अब वो ABC ट्रस्ट क्या करता है? ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस भी करता है, प्लस उसके बाकी एक्टिविटीज़ भी है. मतलब चैरिटेबल पर्पस भी है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस भी है. तो वो जो ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस से जो पैसा है, उससे जो उसका रिसीट्स है, इफ़ इट इज़ लेस देन,
इफ़ इट इज़ लेस देन 20% ऑफ ऑल द रिसिप्ट्स, तो वो केस में हम लोग उसको चैरिटेबल पर्पस बोलेंगे। आया समझ में इतना? इसका मतलब क्या, ठीक है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है बट थोड़ा सा बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है, कंप्लीटली बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है। ओके, सो उसका रिसीट्स जो है वो बहुत थोड़ा सा है, सो विच इज़ लेस देन 20% टू ऑल द रिसीट्स। आया समझ में इतना? ओके, सो दैट इज़ चैरिटेबल मीन्स। अब इनकम, अब ट्रस्ट को इनकम कहाँ कहाँ से आता है? विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर कोई भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट का उनको डोनेशन से आता है। ठीक है, तो जितना भी इनका ट्रस्ट को इनकम मिलता है, जो भी डोनेशंस मिलता है, आउट ऑफ द टोटल डोनेशंस द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ द ट्रस्ट शाल बी एग्जाम्ड। तो फॉलोइंग इनकम जो है उसको हम लोग एग्जाम्ड बोलेंगे। तो 3 तरह का इनकम है जो उसका इनकम क्या रहेगा, एग्जाम्ड रहेगा। उसमें सबसे पहले आता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन मीन्स व्हाट? कॉर्पस डोनेशन मीन्स व्हाट कि एक कंपनी, इन शॉर्ट बोलेंगे तो ट्रस्ट का कैपिटल, ट्रस्ट का कैपिटल, जैसे कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है, किसी इंडिविजुअल का एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके जो कैपिटल आता है, वैसे कॉर्पस डोनेशन मतलब ट्रस्ट का कैपिटल अमाउंट। ओके, तो जो भी लोग किसी ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं एज अ कॉर्पस डोनेशन, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन, वन इज जनरल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन, और तीसरा आएगा कॉर्पस डोनेशन। जनरल डोनेशन मीन्स व्हाट? हम लोग ने डोनेशन दिया, उसके बाद द ट्रस्ट कैन यूटिलाइज द डोनेशन फॉर एनी पर्पस, फॉर जनरल पर्पस। दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब डोनर while giving the donation he will give donation for the specific purpose। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हो गया, अगर किसी टेम्पल में हम लोग डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डोनेशन देने के टाइम स्पेसिफिक डोनेशन क्या दे सकते हैं कि इसका जो पैसा रहेगा, जो भी पैसा रहेगा दैट शुड बी यूटिलाइज फॉर मतलब हेल्पिंग द पुअर, या फिर उनको कोई दूसरा टेम्पल बनाने का है तो उस फंड में ये पैसा यूज़ हो सकता है। करेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक डोनेशन। अब कॉर्पस डोनेशन मतलब क्या? वी आर गिविंग फॉर द कैपिटल ऑफ द टेम्पल। हम लोग क्यों डोनेशन दे रहे हैं? फॉर द कैपिटल ऑफ द, वी आर गिविंग दिस डोनेशन फॉर द कैपिटल ऑफ द टेम्पल। तो वो केस में क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा उसका कॉर्पस डोनेशन। नाउ दिस कॉर्पस डोनेशन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, फॉर जनरल पर्पज ऑल्सो एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑल्सो। बट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि ये जो कॉर्पस डोनेशन है ये आपका ट्रस्ट का मिनिमम कैपिटल फॉर्म करता है, मतलब इतना तो आपको रखना पड़ेगा वैसा कॉर्पस डोनेशन। तो जो भी आपको कॉर्पस डोनेशन मिलता है दैट इज़ फुल्ली एग्जाम्ड। ओके, कॉर्पस डोनेशन इज़ फुल्ली एग्जाम्ड। उसके बाद क्या एग्जाम्पशन मिलता है? 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम। आपको जितना भी डोनेशन मिल रहा है, जनरल हो स्पेसिफिक हो, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पस डोनेशन, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पस डोनेशन आपको जितना भी डोनेशन मिला है उसका 15% विल बी एग्जाम्ड। मतलब आई कैन से दैट दिस 15% इज द स्टैंडर्ड डोनेशन। ये 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 15% क्या है ये? दिस इज़ द स्टैंडर्ड डिडक्शन। आया समझ में? तो समझो अगर मेरे को फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ मिला, कितना मिला? 10 लाख रुपीज़ टोटल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन के अलावा। कॉर्पस डोनेशन तो पूरा का पूरा एग्जाम्ड है, उसके अलावा मेरे को अगर 10 लाख रुपीज़ इज़ माई टोटल इनकम, ट्रस्ट का टोटल इनकम इज़ 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ डोनेशन मिला उसमें से 15% है वो पूरा एग्जाम्ड हो जाएगा। तो 10 लाख का 15% करोगे तो कितना आएगा? 1,50,000। सो 1,50,000 विल कम्प्लीटली बी एग्जाम। अब उसके बाद कितना बचेगा? 15% एग्जाम्ड हो जाएगा, तो बाद में कितना, हाउ मच विल बी द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इनकम? 85%। ओके, सो रिमेनिंग 85% में से आपको जो इनकम है, इनकम का जो रिमेनिंग 85% बचा है, दैट इफ यू हैव यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यू हैव अप्लाइड दैट इनकम,
इफ़ यू हैव अप्लाइड दैट इनकम ड्यूरिंग द ईयर। अप्लाइड मतलब क्या, यूटिलाइज। वो इनकम में से 85% ऑफ इनकम में से आपने जो भी खर्चा किया रहेगा अपने ट्रस्ट के लिए, तो वो सारा एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्या एग्जाम्प्ट है, कॉर्पस डोनेशन फुल्ली एग्जाम्प्ट। सेकेंड इज जो टोटल इनकम बचेगा उसके बाद उसका 15% विल बी एग्जाम। एंड जो बैलेंस 85% है उसमें से इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। तो जो बैलेंस 85% बचा है, दैट यू हैव टू यूटिलाइज इट, यू हैव टू अप्लाई दैट इनकम फॉर व्हाट पर्पस, फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। अब अप्लाइड मतलब क्या, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, उससे आप कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर सकते हो। ओके, यू कैन यूटिलाइज दैट इनकम फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो पूरा इनकम क्या माना जाएगा, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, जितना भी आप इनकम यूटिलाइज कर लोगे वो क्या माना जाएगा, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। सेकेंड आता है डोनेशन टू अदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 लाख रुपीज़ इनकम था, उसमें से 1,50,000 तो एग्जाम्प्ट हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। अभी बचेगा कितना, 8,50,000। तो आउट ऑफ 8,50,000 एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज़ मैंने दूसरे ट्रस्ट को डोनेट किया। एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेट किया, कितना, 2 लाख रुपीज़। ओके, सो वो जो 2 लाख रुपीज़ जो डोनेट किया है दैट विल बी एग्जाम्प्ट। लेकिन हम लोग ने जो 2 लाख रुपीज़ डोनेशन दिया है वो दूसरे ट्रस्ट के लिए कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे ट्रस्ट के लिए वो कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरे के लिए कॉर्पस डोनेशन रहेगा, दूसरे ट्रस्ट के लिए, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, वो कॉर्पस डोनेशन, ट्रस्ट के लिए कॉर्पस डोनेशन क्या हो जाता है, एग्जाम। तो यहाँ से हम लोग को भी एग्जाम्शन मिला और वहाँ पे रिसीट जो होगा वो भी कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्ड हो जाएगा। सो इस चक्कर में इट विल एस्केप टैक्स। लेकिन हम लोग जो डोनेशन देते हैं वो दूसरे ट्रस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनकम बन जाएगा, तो वो केस में हम लोग को एग्जाम्शन मिलेगा और सामने ट्रस्ट को वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट डिपेंड्स कि वो सामने वाला ट्रस्ट कैसे वो पैसा यूटिलाइज करता है। ओके, सो यू कैन यूटिलाइज इट फॉर कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंसेस और डोनेशन टू अदर ट्रस्ट विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। कॉर्पस डोनेशन इज नॉट अलाउड, कॉर्पस डोनेशन रहेगा तो वो एग्जाम नहीं माना जाएगा। और थर्ड है रीपेमेंट ऑफ लोन विच इज़ टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा है, उसके लिए लोन लिया था, तो वो जो रीपेमेंट करोगे दैट विल बी अलाउड एज अप्लाइड, मतलब वो अप्लाइड माना जाएगा एंड उसके ऊपर वो एग्जाम्शन में कंसिडर हो जाएगा। आया समझ में इतना? यस तो कौन सा इनकम ये माना जाएगा, एग्जाम माना जाएगा? तो सबसे पहले कॉर्पस डोनेशन, सेकेंड इज 15% ऑफ ग्रॉस इनकम एंड थर्ड इज इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। ओके, इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। और वो जो अप्लाइड मतलब क्या, उससे या तो मैं कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर सकती हूँ, किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर सकती हूँ बट नॉट एज अ कॉर्पस डोनेशन, एंड थर्ड इज रीपेमेंट ऑफ लोन। ओके, अब क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो मेरे को जितना भी पैसा मिला एज अ ट्रस्ट, मेरे को जितना भी पैसा मिला है कि पूरा का पूरा जो वो 85% है, 85% है, वो पॉसिबिलिटी कि मेरा पूरा का पूरा स्पेंड ना हुआ हो उस साल में। एग्जाम्पल, मेरे को जो 10 लाख रुपीज़ है दैट आई हैव रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021 में मिला। अब उसमें से 15% तो एग्जाम कर दो, मतलब 1.5 लाख तो निकल गया। अब जो बचा हुआ 8.5 लैक्स है, बचा हुआ 8.5 लैक्स है, वो मेरे को प्रीवियस ईयर 2021 में खर्चा करना पड़ेगा, तो ही एग्जाम्प्ट माना जाएगा। अगर मैंने खर्चा नहीं किया तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, अगर मैंने वो स्पेंड नहीं किया, जैसे अभी रिसेंटली ये ट्रस्ट वगैरह के मामले में रिसेंटली अभी वो सोनू सूद का केस हुआ था, पता है, आईटी रेड हुआ था उसके घर पे। क्यों हुआ था वो चीज़,
बिकॉज उसका जो ट्रस्ट है, अभी उसका ट्रस्ट लास्ट ईयर ही फॉर्म हुआ है, तो उसको डोनेशंस आया इतना सारा, बट ही हैज़ नॉट यूटिलाइज दैट डोनेशन, सो ही हैड अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज वहाँ पे क्या था कि आपको जो भी ट्रस्ट का, अभी ट्रस्ट का ऐसे नहीं ना कि हाँ जितना भी डोनेशन आता है आने दो, हम अपने पास रखेंगे। हम क्यों डोनेशन देते हैं? ताकि वो पैसा आगे यूटिलाइज हो किसी को हेल्प करने के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ था, अभी उसका जो ट्रस्ट था वो लास्ट अभी कोविड के टाइम ही फॉर्म हुआ था, हार्डली 1 ईयर हुआ है उसको, तो उसको बहुत सारा डोनेशंस मिला था, अराउंड 13 to 14 करोड़ रुपीज़ मिला था। बट उतना ही डिडंट वांटेड टू स्पेंड ब्लाइंडली, उसको ब्लाइंडली स्पेंड नहीं कर रहा था, उसको प्रॉपर जो लोग एक्चुअली में नीडी है उनको वो हेल्प कर रहा था, तो जिसमें उसका यूटिलाइजेशन को टाइम लगा, उसके यूटिलाइजेशन को टाइम लगा, इसलिए वहाँ पे IT रेड हुआ था, समझा। सो ही हैड प्रॉपर एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, इसलिए वहाँ पे इतना इशू आया नहीं। वैसे ही क्या बोलते हैं ये लोग कि प्रीवियस ईयर 2021 जो है, आपको अगर 10 लाख रुपया मिला, उसमें से 1,50,000 निकाल दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब जो बचा हुआ 8,50,000 है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट 8,50,000 इन द सेम ईयर, तो ही एग्जाम्प्ट, अदरवाइज जितना भी आपने यूटिलाइज नहीं किया है वो आपका इनकम माना जाएगा एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम, ओके। बट क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो 8,50,000 मेरा यूटिलाइज हो ही जाएगा उस साल में? नहीं, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारा का सारा, इफ़ माई इंटेंशन इज़ राइट और मैं ऐसे फालतू में खर्चा नहीं कर रही हूँ, इफ़ माई इंटेंशन इज़ करेक्ट, तो वो केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। आई एम थिंकिंग एंड देन डोनेटिंग, आई एम थिंकिंग एंड हेल्पिंग एवरीवन, तो वो केस के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो वो केस में क्या हो जाएगा, अगर समझो इफ़ 85% कुड नॉट बी अप्लाइड, अगर आपने पूरा यूटिलाइज नहीं कर लिया 85%, तो वो केस में क्या हो जाएगा, assessee submits a declaration to the assessing officer, assessee submits a declaration to the assessing officer up to the due date of return filing that such income shall be applied in the next previous year। इस साल यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, असेसिंग ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन देंगे कि ये साल का जो पैसा है, मतलब जो भी जितना अमाउंट बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे, अप्लाई मतलब नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज करेंगे। देन सच इनकम विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अप्लाइड इन द करंट ईयर। हम उसको राइटिंग में क्या देंगे कि हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, तो इट विल बी डीम्ड कि आपने करंट ईयर में अप्लाई कर लिया, करंट ईयर में अप्लाई कर लिया, करंट अप्लाई मतलब क्या, यूटिलाइज कर लिया, तो करंट ईयर में यूटिलाइज कर लिया, इसका मतलब करंट ईयर में आपको वो इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल में मेरे पास 8,50,000 बैलेंस है, समझो 8,50,000 में से मैंने 5 लाख यूटिलाइज कर लिया करंट ईयर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, सब किया, 5 लाख यूटिलाइज कर लिया। 3,50,000 जो है वो मैंने करंट ईयर में यूटिलाइज नहीं किया, सो दिस 3,50,000 विल बी टैक्सेबल इन करंट ईयर। बट अगर मैं असेसिंग ऑफिसर को डिक्लेरेशन देती हूँ दैट दिस 3,50,000 आई विल यूटिलाइज इन नेक्स्ट ईयर, दिस 3,50,000 इज टैक्सेबल, बट मैं असेसिंग ऑफिसर को क्या बोलती हूँ, डिक्लेरेशन देती हूँ दैट दिस 3,50,000 आई विल यूटिलाइज इन नेक्स्ट ईयर, तो वो केस के अंदर करंट ईयर में वो 3,50,000 डीम्ड टू बी अप्लाइड माना जाएगा। मतलब क्या, डीम्ड टू बी यूटिलाइज, तो मेरे को करंट ईयर में वो 3,50,000 के ऊपर टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं है, दैट 3,50,000 विल बी एग्जाम्प्ट इन करंट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का बात है, अब मैंने असेसिंग ऑफिसर को क्या प्रॉमिस किया था कि मैं कभी यूटिलाइज करूँगी, नेक्स्ट ईयर में, देन आई हैव टू फुलफिल माई प्रॉमिस, तो नेक्स्ट ईयर मेरे को वो 3,50,000 यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैंने नेक्स्ट ईयर 3,50,000 यूज़ नहीं किया तो वो केस में क्या हो जाएगा, अगर नेक्स्ट ईयर इट विल बी टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। अंडरस्टूड द सिचुएशन? एनी डाउट?
इफ सच अमाउंट इज नॉट अप्लाइड इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब मैंने क्या असेसिंग ऑफिसर को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर मैं यूटिलाइज कर दूंगी, बट अगर मैंने नेक्स्ट ईयर इसको यूटिलाइज नहीं किया, then such income shall be treated as income of the next previous year. तो वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्या इनकम माना जाएगा एंड उसके ऊपर टैक्स लगेगा. ओके, इट्स नॉर्मली अप्लाइड व्हेन द ट्रस्ट रिसीव्स डोनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च. अभी बहुत बार ऐसा होगा कि मार्च में जो डोनेशन मिलेगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्च का डोनेशन मार्च में ही यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो है आपका मार्च का डोनेशन बच जाएगा, तो वहाँ पे आप असेसिंग ऑफिसर को बोल सकते हो कि मैं ये जो पैसा है वो मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूँगा, और नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूँगा तो वो करंट ईयर में डीम्ड टू बी अप्लाइड माना जाएगा. आ गया समझ में इतना? यस, सो दैट इज़ द इनकम ऑफ ट्रस्ट. Now exemption if income is accumulated for specific purpose. अब जैसे कि एग्जाम्पल बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह, टेम्पल्स बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनते हैं, ठीक है, तो क्या वो टेम्पल बनाने के लिए पैसा एक ही साल में जमा हो जाता है? अभी अगर हम लोग तिरुपति बालाजी ट्रस्ट या फिर सिद्धिविनायक ट्रस्ट या कोई एक ट्रस्ट, इस्कॉन टेम्पल हो गया, तो उनका जो ट्रस्ट है, अब अगर उनको अभी दूसरा टेम्पल बांधने का है तो क्या एक ही साल के डोनेशन में वो मंदिर के लिए पैसा जमा हो जाएगा? क्या ऐसा होगा क्या एक ही साल में सारा डोनेशन आ जाएगा? नहीं. ट्रस्ट क्या करते हैं, वो लोग एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा जो डोनेशन, जितना भी टोटल डोनेशंस रहेगा उसमें से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डोनेशन साइड में रखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. अब अगर मेरे को एक टेम्पल बांधना है तो क्या करेंगे वो लोग, थोड़ा थोड़ा डोनेशन साइड में रखेंगे फॉर बिल्डिंग दैट टेम्पल. सो दे विल एक्यूमुलेट दैट सम. When 85% of the income is not applied during the previous year. प्रीवियस ईयर में मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट क्या कर रही हूँ, एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, देन सच सेट अपार्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो ये जो मैं साइड में रख रही हूँ ना, साइड में पैसा निकाल के रख रही हूँ, तो वो एग्जाम्ड रहेगा. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम, मतलब वो क्या रहेगा, एग्जाम्ड रहेगा अगर फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. क्या है कंडीशंस? assessee should furnish a statement to assessing officer stating the purpose and period for which such income is accumulated. तो मेरे को असेसिंग ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा ये बोल के कि मैं कितने पीरियड के लिए ऐसा जमा करने वाली हूँ, for how much time I am going to accumulate this amount and what is the purpose of accumulating this amount, and maximum कितने पीरियड के लिए I can accumulate for maximum 5 years. ओके, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 5 years के लिए. और ये जो पैसा जो हम लोग साइड में निकाल के रख रहे हैं, वो साइड में निकाल के अपने जेब में नहीं रखना है. कहाँ पे रखना है? शुड बी डिपॉजिटेड इन सेफ इन्वेस्टमेंट. जो पैसा आएगा, ऑब्वियसली कोई भी जो बिजनेसमैन रहेगा वो अपना पैसा आइडल कभी भी नहीं रखेगा. आइडल मतलब क्या, ऐसे ही खाली कभी भी नहीं रखेगा. वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. बट इनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में. सेफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या, जहाँ पे रिस्क एकदम मिनिमम रहेगा. क्या ये लोग ये पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो एक्यूमुलेटेड सम रखा है, कैन दे इन्वेस्ट इट इन शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? मेरे को तुम लोग का आवाज़ नहीं आ रहा है. Yes, can they invest it in share market? No, because it is highly volatile. वो सेफ नहीं है. लेकिन क्या ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? Yes, they can invest it in गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ओके, तो जो भी पैसा, जो भी ये लोग सम एक्यूमुलेट कर रहे हैं
they have to invest that amount in safe investment, and such money should not be donated to any other trust. I cannot donate this money to any other trust. Understood this much, everyone? Okay, so if any trust is accumulating the amount for a specific purpose, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट, मतलब उनको जितना भी टोटल डोनेशन मिला है तो वो दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो वो केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सबमिट टू द असेसिंग ऑफिसर कि फॉर हाउ मच पीरियड दे आर एक्यूमुलेटिंग एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटिंग द अमाउंट. मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए कर सकते हैं, फॉर 5 years. और वो जो पैसा रहेगा एक्यूमुलेटेड सम दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन सेफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, एंड सच मनी शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट. ठीक है, यस, एनी डाउट? ओके, अब ये जो एग्जाम्शन मिल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अभी समझो अपना क्या था, 10 लाख रुपीज़ डोनेशन आया था, उसमें से 1,50,000 तो एग्जाम्ड है, बचा कितना, 8,50,000. अब 8,50,000 में से मैं जो 5 लाख रुपीज़ है दैट आई एम कीपिंग इट अ साइड. 5 लाख रुपीज़ इनकम है मेरा, वो मैंने क्या किया है, साइड में रख दिया है. क्यों, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एक्यूमुलेट किया है. तो ये 5 lakhs जो है वो एग्जाम्ड माना जाएगा अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हुआ तो. ठीक है, दिस 5 lakhs विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम, मतलब ये 5 lakhs के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं. आया समझ में? बट यस, शेयर नहीं हो रही है, क्या शेयर नहीं हो रही है आपकी. अच्छा, एक सेकंड. So this 5 lakhs rupees will be treated as exempted. लेकिन ये जो एग्जाम्शन मिला है, ये जो 5 लाख रुपीज़ का एग्जाम्शन मिला है, वो एग्जाम्शन विड्रॉन किया जाएगा. ये एग्जाम्शन क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपीज़ का विड्रॉन किया जाएगा अगर आप ये कंडीशंस ब्रीच करते हो. इफ़ यू ब्रेक दिस कंडीशन, इन दैट केस जो एग्जाम्शन मिला था दैट विल बी विड्रॉन. सो एग्जाम्शन विड्रॉन इफ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड. क्या कंडीशन, इट इज़ अप्लाइड टू पर्पस other than purpose for which it was accumulated, then it shall be taxable in the previous year in which it is so applied. तो आपने सपोज मैंने एक्यूमुलेट किया था टेम्पल बांधने के लिए, ठीक है, 5 साल मैंने एक्यूमुलेट किया था कि 5 साल के बाद मेरे को और एक टेम्पल बांधना है, लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज़ किया किसी और पर्पज़ के लिए. जब मैंने असेसिंग ऑफिसर को डिक्लेरेशन दिया था तो क्या बोला था, आई एम एक्यूमुलेटिंग दिस अमाउंट फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल, but later on I have utilized it for other purpose. So in that case I have broken the condition and जो exemption allowed हुआ था वो क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा. Okay. Second is if it ceases to remain investment in safe investments, then it shall be taxable in the previous year in which it is so ceases. तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने बोला है, सेफ इन्वेस्टमेंट में. तो अगर सेफ इन्वेस्टमेंट से मैं हटा देती हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट तो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा. इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, से 5 years और इन द नेक्स्ट ईयर. तो ये जो पैसा आपने जमा किया है वो आप कब तक यूज़ कर सकते हो, 5 years प्लस 1 more year, दैट इज़ 6 years. ठीक है, आप जमा कितने टाइम के लिए करोगे, 5 साल के लिए. उसको आप यूटिलाइज कितने टाइम में कर सकते हो, 5 years प्लस 1 more year, दैट इज़ 6 years. 6 years तक कर सकते हो. अगर आपने उसको 6 साल में यूटिलाइज नहीं किया तो वो केस में 6 साल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा. एंड इफ़ इट इज़ डोनेटेड टू एनी ट्रस्ट देन इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज़ डोनेटेड. कंडीशन क्या बोला है, सच मनी शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट. तो अगर हम लोग ने ये कंडीशन ब्रेक किया तो वो केस में जो एग्जाम्शन पहले मिला था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. आया समझ में सबको इतना? ठीक है. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सेक्शन 11 and 12. 11 and 12 मतलब क्या, ये जो एग्जाम्शन तुम लोग को मिल रहा है उसका कंडीशंस क्या क्या है. सबसे पहले ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA. तो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन किस में मिलता है,
12A सेक्शन में वो लीगल ट्रस्ट माना जाता है, तो उसमें वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सो ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। एंड इफ टोटल इनकम before claiming exemption is more than the basic exemption, then audit report from auditor should be furnished with the return of income। तो अगर ट्रस्ट को एग्जाम्पशन क्लेम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर के पास से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकूँगी? सबसे पहले मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, CIT के पास, कमिश्नर CIT के पास जाना पड़ेगा। ऑन रिसिट ऑफ एन एप्लीकेशन, उसको मैं क्या दूंगी, एप्लीकेशन दूंगी। तो CIT क्या करेगा, ऑन रिसिट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ about the genuineness of the activity of the trust and the compliance of such requirements of any other law for the time being in force by the trust or institution as are material for the purpose of achieving its object। इसका मतलब क्या कि अगर पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का ही एग्जांपल ले लो। समझो अपने को एक ट्रस्ट फॉर्म करना है, अपने को एक ट्रस्ट बनाना है, तो वो केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CIT को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिखना पड़ता है, दैट वाई योर ट्रस्ट इज फॉर्म। ओके, तो वो सब ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। एग्जाम्पल, अपने को एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन करना है, ट्रस्ट के जैसा, ट्रस्ट का कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे CIT को। उसके बाद CIT क्या करेगा, जैसे ही उसको एप्लीकेशन मिलेगा, ही विल सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्यूननेस। वो देखेगा कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वेदर इट इज़ जेन्यून और नॉट। एंड अलॉन्ग विद दैट ही विल ऑल्सो चेक दैट एनी अदर लॉ इज एप्लीकेबल टू अस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, ये तो इनकम टैक्स का बात हो गया, बट इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जो बाकी लॉज एप्लीकेबल होते रहेंगे वो भी अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन देखेगा, CIT देखेगा। ओके, सो CIT विल चेक वेदर अवर ऑब्जेक्ट इज जेन्यून और नॉट। Along with that, he will check that any other law which is applicable to us, whether we are compliant, हम लोग ने वो सारे compliances follow किए या नहीं किए, ठीक है। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद वो क्या करेगा, या तो अपना जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेगा या तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। सो ही में पास ऑर्डर इन राइटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर। या तो वो रजिस्ट्रेशन देगा या फिर रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा। और ये चीज़ उसको कितने टाइम में देना पड़ेगा, विद इन 6 months। एवरी ऑर्डर granting or refusing registration shall be passed within 6 months from the end of the month in which application was received, otherwise the trust is treated deemed to be registered। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइम में उसको अपना एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ही विल एक्सेप्ट और ही विल रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन, कितने टाइम में, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव। तो जिस टाइम पे एप्लीकेशन मिला है उस मंथ के एंड से लेके 6 months तक ही हैव टू गिव हिज डिसीजन वेदर ही इज़ एक्सेप्टिंग और वेदर ही इज़ रिजेक्टिंग। अगर उसने 6 महीने में रिस्पॉन्स नहीं दिया तो जो ट्रस्ट है वो डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा। अंडरस्टूड। अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर समझो CIT सेटिस्फाई हो गया, CIT सेटिस्फाई हो गया, उसने सब कंडीशंस चेक किया, जेन्यूननेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वगैरह सब चेक किया, सब बराबर, CIT सेटिस्फाई हो गया, क्या उसके बाद भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? द आंसर इज येस, वेयर द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AA, बट आफ्टर दैट CIT इज सेटिस्फाइड दैट। ऐसा नहीं कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो मिल गया, उसके बाद भी कैंसिल हो सकता है। तो अगर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया लेकिन बाद में CIT को ऐसा लगता है that activities of the trust are not genuine
एक्टिविटीज़ आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट। हम लोग ने जो ऑब्जेक्ट मेंशन किया था उसके अलावा ही अपन कुछ काम कर रहे हैं। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी अदर लॉ, देन ही मे कैंसल सच रजिस्ट्रेशन। तो अपने को जो लॉ एप्लीकेबल था उसके अलावा अगर हम लोग अगर वो कंप्लाई नहीं करे, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो उसमें उसका कुछ लॉज वगैरह एप्लीकेबल था, तो इफ़ वी आर नॉट फुलफिलिंग दैट कंडीशंस, दोज कंप्लायंसेस, देन ही मे कैंसल सच रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? Now, where a trust has been granted registration under section 12AA and it has adopted or undertaken the modification of the objects which do not conform to the conditions of the registration, then it shall be required to take fresh registration within 30 days from the date of such adoption or modification. अगर आपको आपका modification ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज करना है, पहले आपका ऑब्जेक्ट कुछ और था ट्रस्ट का, बाद में आपको ऑब्जेक्ट अपना चेंज करना है ट्रस्ट का, तो वो केस में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, अब ये एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11(1) शाल नॉट अप्लाई। 11(1) का कौन सा एग्जाम्पशन है? देखो ये रहा 11(1). तो इनकम जो है ट्रस्ट का इनकम वो एग्जाम्प्ट नहीं माना जाएगा, इट शाल नॉट अप्लाई, एग्जाम्पशन नहीं अप्लाई होगा इफ़ इनकम इज़ फ्रॉम प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। इनकम कहाँ से आया है? किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस से, डोनेशन से नहीं आया है। आपने कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस किया, उससे डोनेशन, उससे इनकम आया। इनकम इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी। आपने अगर समझो टेम्पल वगैरह फॉर्म किया था और उससे अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी का बेनिफिट होता है तो उसका जो इनकम रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स दैट इज रिलेटिव। अगर कोई रिलेटिव है, अब रिलेटिव ट्रस्ट के रिलेटिव कौन रहेंगे वो देखो नीचे दिया है, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन रिलेटिव। तो कौन रिलेटिव रहेगा? सबसे पहले ऑथर और फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट बनाया, उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है? फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट को ही बेनिफिट हो रहा है, तो वो केस में जो इनकम रहेगा वो टैक्सेबल माना जाएगा। देन पर्सन हु मेड डोनेशन ऑफ मोर देन ₹50,000। तो 50,000 से ज़्यादा अगर किसी ने डोनेशन किया है तो वो केस में दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटिव एंड उसके बेनिफिट के लिए अगर रहेगा देन इट विल बी टैक्सेबल। वेयर द फाउंडर और डोनर इज, यूज आ गया यहाँ पे, HUF आना चाहिए। वेयर द फाउंडर और डोनर इज HUF, तो इन दैट केस मेंबर ऑफ द HUF। तो जो डोनर है अगर वो HUF है तो HUF के मेंबर्स कौन बन जाएंगे? रिलेटिव्स बन जाएंगे। देन ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट, रिलेटिव ऑफ एनी फाउंडर, डोनर, मेंबर और ट्रस्टी और मैनेजर, एंड एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द अबाव पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ये जो सारे लोग हैं ये कौन से इसमें आएंगे? स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे। तो अगर इनके बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट काम करता है तो उसका जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फंड्स आर नॉट इन्वेस्टेड, दैट इज सेफ इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आप फंड्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते हो तो वो केस में इनकम टैक्सेबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, एंड 13 सबसेक्शन 1 रहेगा तो वो केस में MMR रेट लग जाएगा। आ गया समझ में इतना? नेक्स्ट है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन इसमें चैरिटेबल पर्पस जो रहेगा उसमें समझो अगर कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन में ट्रस्ट जो है वो एक एसेट बेचेगा तभी कैपिटल गेन आएगा। सो वेयर एनी कैपिटल गेन इज एसेट ट्रांसफर्ड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट ने क्या किया? वो एसेट ट्रांसफ़र किया, मतलब सेल किया तो उससे उसको कुछ इनकम आया, मतलब नेट कंसीडरेशन वी कैन से FVOC। और वो जो नेट कंसीडरेशन है, इफ़ नेट कंसीडरेशन
if net consideration and net consideration is utilized for the acquisition of another capital asset, then following capital gain shall be exempt. ठीक है, ध्यान देना. अपने केस में क्या होता था, कैपिटल गेन याद करो. वहाँ पे आप एक एसेट ट्रांसफ़र करते थे, फिर लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैपिटल गेन का अमाउंट मिलता था. उसमें से लेस एग्जाम्पशन करते थे. एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, EC, वो सारे एग्जाम्पशंस, और फिर नेट अमाउंट मिलता था. वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा कि वेयर एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, कोई ट्रस्ट या एक ट्रस्ट ने एक कैपिटल एसेट बेचा, अब उसका जो नेट कंसिडरेशन है वो उसने यूटिलाइज किया दूसरा एसेट खरीदने के लिए. ठीक है, समझो एक ट्रस्ट था, एक ट्रस्ट के पास चेयर्स पड़े थे. जो चेयर्स होते ना, प्लास्टिक के चेयर्स थे उसके पास. तो वो ट्रस्ट ने क्या किया, वो प्लास्टिक के चेयर्स जो थे वो सेल कर दिए, 1 लाख रुपीज़ में सेल किए. तो नेट कंसिडरेशन कितना आया, 1 लाख रुपीज़ आया. अब ये 1 लाख रुपीज़ उसने यूटिलाइज किया दूसरा कैपिटल एसेट खरीदने के लिए. सो दिस अमाउंट विल बी एग्जाम इफ नेट कंसिडरेशन इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, देन कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जाम्ड. मैंने जो पुराने चेयर्स कितने में सेल किए, ओल्ड चेयर्स कितने में सेल किए मैंने, फॉर 1 लाख रुपीज़. नाउ आई एम यूटिलाइजिंग दिस full 1 lakh rupees for purchase of another asset, then full 1 lakh rupees will be exempt. लेकिन समझो ये 1 लाख रुपीज़ मैंने सिर्फ पार्ट ऑफ द मनी यूटिलाइज किया. मतलब पुराना एसेट कितने में बेचा, 1 लाख रुपए में, और नया जो एसेट है वो मैंने ख़रीदा समझो 30,000 रुपीज़ में. तो वो केस में क्या हो जाएगा, कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा. इफ़ नेट कंसिडरेशन इज़ पार्टली यूटिलाइज, तो वो केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट शैल बी एग्जाम्प्ट. ठीक है, अगर पार्ट ऑफ द मनी यूज़ करते हो तो वो केस में जो नए एसेट का कॉस्ट है माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट शैल बी एग्जाम्प्ट एंड बाकी विल बी टैक्सेबल. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट, ट्रस्ट को टैक्स रेट कौन सा लगेगा, सेम इंडिविजुअल के जैसे. जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट है 2,50,000 तक एग्जाम, 2,50,000 to 5,05,000, 5 to 10,20 एंड अबाउट 10 is 30, तो वो वाले टैक्स रेट. अब नेक्स्ट एक आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 115 BBC, दैट इज टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन. एनोनिमस डोनेशन मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय एनोनिमस डोनेशन, क्या समझ में आता है तुम लोग को. एनोनिमस डोनेशन, गुप्तदान. करेक्ट, मतलब वहाँ पे डोनर का नाम पता नहीं होता है. मतलब जो ट्रस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं रखता है, किसका, डोनर के नाम का. ठीक है, डोनर के नाम और एड्रेस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता क्योंकि उसको पता ही नहीं किसके पास से आया है. ओके, तो लेकिन क्या वो ट्रस्ट को टैक्सेबल रहेगा क्या, यस, इट विल बी टैक्सेबल. लेकिन देखो यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन मीन्स एनी डोनेशन वेर अ पर्सन रिसीविंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट को जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है डज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द डोनर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है डोनर कौन है, तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा. नाउ इफ एनोनिमस डोनेशन इज रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट, सी 2 से 3 तरह के ट्रस्ट आते. एक होता है होली रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब जो अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब जो ट्रस्ट रहते हैं ना, दीज आर होली रिलीजियस ट्रस्ट. दूसरे आते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे वो सोनू सूद का वगैरह हो गया, दोज आर चैरिटेबल ट्रस्ट. तीसरे आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, मतलब जो हॉस्पिटल्स हो गए, कितने सारे हॉस्पिटल्स है, टाटा के हॉस्पिटल्स है, वो सारे क्या हो गए, वो अलग ट्रस्ट हो गया. आया समझ में, टाटा का जो ट्रस्ट है वो अलग है, मतलब उसके जो हॉस्पिटल्स है वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो अलग ट्रस्ट है. एक हो गया रिलीजियस ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, चर्च,
ये सब रिलीजियस ट्रस्ट है। दूसरा आता है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड तीसरा आता है एजुकेशनल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो रिलीजियस ट्रस्ट में एनोनिमस डोनेशन होता है वो जो होगा वो फुल्ली एग्जाम्ड रहेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, अगर तुम लोग को मुंबई में पता रहेगा तो ये लाल बाग राजा का ट्रस्ट है, और साउथ में देखेंगे तो तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है। वहाँ पे पता है ना कि उनका जो वो दान पेटी रहता है उसमें कितने लोग आके एनोनिमस डोनेशन डाल देते हैं। ठीक है, पीपल डोनेट गोल्ड, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑफ गोल्ड वहाँ पे एनोनिमस डोनेशन डाल देते हैं। तो उस एनोनिमस डोनेशन के ऊपर ट्रस्ट को टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं है, समझा? तो जो भी अगर क्योंकि वो होली रिलीजियस ट्रस्ट है इसलिए। लेकिन इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC इफ इट इज़ मेड विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट सच डोनेशन शुड बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल रन बाय सच ट्रस्ट। लेकिन अगर समझो उस ट्रस्ट से मैंने एनोनिमस डोनेशन दिया, मतलब मेरा नाम क्या है वो मैं ट्रस्ट को नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं उनको क्या बोलती हूँ कि ये जो पैसा है वो सिर्फ मेडिकल के लिए यूज़ होना चाहिए, ये जो पैसा है वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ होना चाहिए, तो दैट विल बी टैक्सेबल। क्योंकि ये कौन सा डोनेशन हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। आया समझ में इतना? अब ये जो एनोनिमस डोनेशन रहता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन, तो जितना भी एनोनिमस डोनेशन मिला है, हम लोग एग्जांपल रहते हैं अपने को 1 लाख रुपीज़ मिला, 1 लाख रुपीज़ एनोनिमस डोनेशन मिला, तो पहले वो 1 लाख रुपीज़ आएगा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 5% ऑफ टोटल डोनेशन सब मिला के, पूरा जितना भी टोटल डोनेशन मिला है, एनोनिमस हो गया, कॉर्पस फंड हो गया, बाकी जितने भी तरह के डोनेशन मिला है, पूरा टोटल डोनेशन मिला के उसका 5% और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, तो वो जो हायर है वो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, जो बैलेंस एनोनिमस डोनेशन बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट 30%। कितने पे टैक्स लगेगा उसके ऊपर? 30% पे टैक्स लगेगा, समझा? पहले जितना भी एनोनिमस डोनेशन, समझो 1 लाख रुपीज़ अपने को डोनेशन मिला, 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो हम लोग रखते हैं 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ एनोनिमस डोनेशन मिला, अब वो 3 लाख रुपीज़ में से हम लोग माइनस करेंगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज़ हायर। तो एज्यूम करो 1 लाख इज़ हायर, तो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना बचेगा? 2 लाख। ये 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। 2 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। और अभी ये जो 1 लाख रुपीज़ जो हम लोग ने माइनस किया है वो कहाँ पे जाएगा? दैट 1 लाख रुपीज़ विल बी एडेड टू अदर इनकम। अपना जो बाकी का इनकम है ना, जो 85% जो बाकी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा एंड नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट मतलब क्या? स्लैब रेट से। दिस अमाउंट विल बी एडेड टू अदर इनकम एंड विल बी चार्जेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट। ये देखो यहाँ पे ये एरो बनाया है मैंने, तो ये जो हम लोग माइनस करते हैं, जो अमाउंट यहाँ पे माइनस होता है वो जाके बाकी इनकम के साथ ऐड हो जाएगा एंड उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ रहे हैं ना? ओके अब मतलब अगर ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले यू हैव टू टेक द इनकम। कौन सा इनकम? उसमें से कॉर्पस डोनेशन माइनस कर दोगे क्योंकि कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट रहता है, और एनोनिमस डोनेशन भी माइनस निकाल दोगे क्योंकि एनोनिमस डोनेशन का उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, तो वो भी माइनस कर दोगे। फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें से 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे, मतलब जो आप बाजू में रखते हो। बचा कितना? 85%। अब वो 85% में से आपको क्या क्या माइनस करने मिलेगा? अप्लाइड फॉर ट्रस्ट पर्पस, मतलब जितना आपने अप्लाई किया है,
या फिर डीम्ड टू बी अप्लाइड, मतलब जो आप नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करने वाले हो लेकिन इस साल आपने असेसिंग ऑफिसर को राइटिंग में दे दिया है, वो भी आपको माइनस करने मिलेगा। माइनस इनकम एक्यूमुलेटेड, आप कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकम जमा करते जा रहे हो तो वो भी एग्जाम्प्ट इनकम है, वो भी आप माइनस कर दोगे। जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करोगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इन अर्लियर ईयर्स, मतलब पिछले साल का अगर कोई लॉस रहेगा तो वो भी इस साल के इनकम में से माइनस कर दोगे। यू विल गेट टैक्सेबल इनकम एट नॉर्मल रेट। आ गया समझ में इतना? ठीक है, दैट वॉज अबाउट ट्रस्ट। तो क्या क्या था ट्रस्ट के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल चैरिटेबल पर्पस कौन सा होना चाहिए, कौन सा इनकम एग्जाम्प्ट रहता है? कॉर्पस डोनेशन 15% ऑफ ग्रॉस इनकम, मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा वो। फिर जो अभी 85% बचा है वो 85% में से आप जितना भी यूटिलाइज करोगे, अप्लाइड मीन्स व्हाट, यूटिलाइज, सो दैट मच विल बी एग्जाम। कौन से पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो? कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, देन यू कैन गिव डोनेशन टू अदर ट्रस्ट बट नॉट एज अ कॉर्पस डोनेशन, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर समझो वो जो 85% है जो आपको यूटिलाइज करना है, अगर वो यूटिलाइज नहीं हुआ, ये केस में सोनू सूद का एग्जाम्पल याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जितना भी टोटल डोनेशन मिला वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देंगे। वो भी अपने इसमें यही जस्टिफिकेशन दे रहा था कि अभी उसको 13 करोड़ रुपीज़ मिला है डोनेशन, एज अ डोनेशन कुछ इतना ही था, 12 या 13 करोड़ रुपीज़ उसका कुछ तो हुआ था डोनेशन। तो अभी क्या वो पूरा 13 करोड़ यूटिलाइज कर देगा क्या एक साल के अंदर? वो चाहता तो वो यूटिलाइज कर भी सकता था, लेकिन उसका मोटिव क्या है, दैट द डोनेशन शुड बी यूटिलाइज टू द प्रॉपर हैंड्स, मतलब जो एक्चुअली में जो नीडी है उनको वो डोनेशन उनके पर्पस के लिए वो यूटिलाइज होना चाहिए। इसलिए उसका एक साल में यूटिलाइज नहीं हुआ पैसा, इसलिए वहाँ पे IT रेड हुआ था। तो अगर ये सिचुएशन हुआ तो ये केस में अपना जो इनकम है वो टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन हम लोग असेसिंग ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि वी हैव नॉट यूटिलाइज दिस ईयर बट वी विल यूटिलाइज इन द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे तो करंट ईयर में क्या माना जाएगा, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड, डीम्ड टू बी अप्लाइड मतलब क्या, एग्जाम माना जाएगा। फिर अभी मैंने क्या प्रॉमिस किया, कब यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ईयर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती हूँ, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर यूटिलाइज नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर कोई पैसा जो है, इफ़ यू आर एक्यूमुलेटिंग एनी सम, सो एग्जाम्पशन इफ इनकम इज एक्यूमुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो वो केस में आपको असेसिंग ऑफिसर को राइटिंग में मतलब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर हाउ मच पीरियड यू आर एक्यूमुलेटिंग दैट अमाउंट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटिंग दैट अमाउंट, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर ये जो पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में, वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में नहीं। एंड वो जो पैसा है वो हम लोग किसी और ट्रस्ट को डोनेशन नहीं दे सकते। अगर हम लोग ने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किया तो वो केस में जो एग्जाम्पशन मिला था दैट एग्जाम्पशन कैन बी विदड्रॉन। ओके, और किसको किसको एग्जाम्पशंस मिलेगा, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है एंड जिनका इफ इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन देन दे हैव टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड फ्रॉम द ऑडिटर। प्रोसीजर क्या है, अपने को CIT, हम लोग CIT के पास एप्लीकेशन करेंगे तो CIT क्या करेगा, ही विल चेक द जेन्यूननेस ऑफ अवर ट्रांजैक्शन, और हम लोग को और कोई लॉ अप्लाई होता है कि नहीं उसका कंप्लायंसेस वगैरह चेक करेगा। फिर ही विल पास ऑर्डर इन राइटिंग, रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर, या तो रजिस्टर करेगा, एक सेकेंड ना मम्मी, ही विल रजिस्टर, वो अपने को ऑर्डर दे देगा राइटिंग में वेदर ही विल रजिस्टर और ही विल रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर, मतलब या तो रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज़ कर देगा। ये जो भी उसको डिसीजन रहेगा कितने टाइम में देना पड़ेगा, पास्ट विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव। तो जिस साल में एप्लीकेशन मिला है वहाँ से लेके 6 months के अंदर उसको वो डिसीजन देना पड़ेगा, मतलब या तो राइटिंग में दे दो या तो राइटिंग में रिफ्यूज़ कर दो। लेकिन अगर ये उसने कुछ भी ऑर्डर पास किया नहीं देन ट्रस्ट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड।
ठीक है। और किसके किसके लिए बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए? प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट या कम्युनिटी, कोई स्पेसिफिक पर्सन मतलब रिलेटिव के लिए, जैसे ऑथर फाउंडर ऑफ ट्रस्ट हो गया, पर्सन हु मेक डोनेशन फॉर 50,000 वेयर फाउंडर और डोनर इज HUF, तो जो भी मेंबर ऑफ HUF रहेगा, देन ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट एंड फाउंडर डोनर मेंबर ट्रस्टी मैनेजर वगैरह के लिए। कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन कब होगा? जब एक एसेट बेच के जो नेट सेल्स कंसिडरेशन रहेगा वो मैंने दूसरे एसेट परचेस करने के लिए किया। इफ़ नेट कंसिडरेशन इज फुल्ली यूटिलाइज्ड देन कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जाम, बट इफ नेट कंसिडरेशन इज पार्टली यूटिलाइज्ड तो कितना एग्जाम्शन रहेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट शैल बी एग्जाम। एंड उसके बाद था एनोनिमस डोनेशन। आया समझ में? क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया है? फर्स्ट, रे चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA हैज़ टोटल इनकम ऑफ 20 lakhs। उसका टोटल इनकम कितना था? 20 lakhs। इट अप्लाइड 10 lakhs टूवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट। हाउ मच इज चार्जेबल इन केस द ट्रस्ट डज नॉट ऑप्ट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2? कितना टैक्सेबल रहेगा? उसका टोटल इनकम कितना है? ऊपर देखो, ऊपर ही है फॉर्मुलेशन। कैसे है आएगा? पहले उसका टोटल इनकम देखने का, एक्सक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन या एनोनिमस डोनेशन। तो उसका टोटल इनकम कितना है? 20 लाख रुपीज़ बराबर 20 लाख। उसमें से पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे? 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 20 लाख में से 15% माइनस कर दो, कितना बचा? 17 lakhs बराबर। उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? अप्लाइड फॉर ट्रस्ट पर्पस। तो कितना अप्लाई किया उसने? इट अप्लाइड ₹10 lakhs टूवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट। दिख रहा है? यस, इट अप्लाइड ₹10 lakhs टूवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट। तो 17 lakhs में से माइनस करो 10 लाख रुपीज़, तो कितना बचेगा? मतलब 7 लाख रुपीज़ जो है वो उसने अप्लाई नहीं किया है, तो ये 7 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्या दिया है? रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट हैड सोल्ड अ कार कॉस्टिंग ₹70,000 ऑन 13th June 2020 फॉर ₹1,50,000। उसने एक गाड़ी बेचा जिसका कॉस्ट कितना था? 70,000, और कितने में बेचा उसने? 1,50,000। तो उसका सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना था? 1,50,000। इट परचेस्ड अ न्यू एसेट ऑन 1st July 2020 फॉर 1,20,000। द अमाउंट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन फॉर रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट इज डैश। कितना रहेगा यहाँ पे टैक्सेबल? उसका नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना था? 1.5 लाख, और उसने यूटिलाइज कितना किया? 1.5 लाख में से कितना यूटिलाइज किया? सिर्फ 1,20,000। तो कितना यूटिलाइज नहीं किया? 30,000। तो वो 30,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। A charitable trust registered under section 12AA has gross receipts of 40 lakhs. It spent 28 lakhs towards its object. The total income of the trust chargeable to income tax would be dash. कितना रहेगा? 40 lakhs ग्रॉस रिसीट्स कितना था उसका? 40 lakhs। 40 lakhs में से क्या माइनस करेंगे पहले हम लोग? 15% बराबर 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 6 लाख माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 34 lakhs। 34 lakhs में से इनकम अप्लाइड, हाउ मच इज द इनकम अप्लाइड? 28 lakhs। तो कितना बैलेंस टैक्सेबल रहेगा? 6 लाख रुपीज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या दिया? अ चैरिटेबल ट्रस्ट एक्वायर्ड 2 एयर कंडीशनर्स फॉर ₹1,40,000 on 10th June 2020.
उन्होंने 2 एयर कंडीशनर्स खरीदा फॉर 1,40,000 ऑन 10th June 2020. इट क्लेम द एक्विजिशन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. The amount it can claim by way of depreciation for the said air conditioners for the assessment year 21-22 is dash. उन्होंने ये क्या क्लेम किया? एप्लीकेशन ऑफ इनकम. मतलब एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब क्या? PNL के साइड में बता दिया, देखने जाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब इतना इनकम इन्होंने ये खर्चा करने के लिए कंसिडर कर लिया. तो क्या इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकेंगे क्या? ये एयर कंडीशनर्स के ऊपर कैन वी क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दिस एयर कंडीशनर्स? नो, यहाँ पे नहीं क्लेम कर सकेंगे बिकॉज वो लोग ने ये जो 1,40,000 है इट क्लेम्ड द एज एक्विजिशन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. तो ये इनकम उनका अप्लाइड हो गया है. अप्लाइड हो गया मतलब क्या हो गया? ये माइनस हो गया उनका इनकम. इसके ऊपर वापस मेरे को डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं मिलेगा. इट इज़ एज गुड एज वो अगर याद रहेगा तो PGBP में जो सेक्शन 35 था जहाँ पे हम लोग 100% डिडक्शन ले लेते थे. 100% डिडक्शन ले लेते थे मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट था उसका 100% डिडक्शन ले लेते थे. तो क्या उस एसेट के ऊपर बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे क्या? नहीं. तो सेम यहाँ पे हम लोग ने जो 1,40,000 है वो पूरा का पूरा अप्लाइड एज इनकम. अप्लाइड एज इनकम मतलब क्या? माइनस कर लिया रहेगा हम लोग ने इनकम में से. तो पूरा 1,40,000 माइनस कर लिया तो बाद में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ठीक है, फिर तो ये डबल बेनिफिट हो गया कि इनकम में से भी माइनस हो गया और हर साल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा. तो डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा ये केस. Next is a capital asset was purchased on 11th September 2015 for rupees 2 lakhs, was sold for 3 lakhs on 18th December 2020 by a charitable trust registered under section 12AA of the Income Tax Act. Now new capital asset after the sale was purchased on 1st January 2021 for rupees 2,60,000. The amount of capital gain arising from the sale of capital asset utilized in the purchase of new asset for assessment year 21-22 shall be dash and taxable amount shall be dash. दो क्वेश्चन है, पहला कैपिटल गेन का अमाउंट और दूसरा है टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा. ठीक है, पहले हम लोग कैपिटल गेन का देखते हैं. तो कैपिटल गेन का अमाउंट क्या रहेगा? उसका नेट प्रोसीड्स कितना था? हाउ मच वाज द नेट प्रोसीड्स? नेट प्रोसीड्स मतलब जो एसेट बेचा उससे उसका नेट प्रोसीड्स या फिर नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना था? 3 लाख रुपीस. एंड उसने नया एसेट कितने का खरीदा? 2,60,000. तो इज नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज्ड और पार्टली यूटिलाइज्ड? पार्टली यूटिलाइज्ड. तो व्हेन द सेल्स कंसिडरेशन इज पार्टली यूटिलाइज्ड तो वो केस के अंदर नेट कंसिडरेशन इज पार्टली यूटिलाइज्ड तो कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट. कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है? 2,60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितना था? 2 लाख. तो 2,60,000 माइनस 2 लाख करोगे तो कितना आएगा? 60,000. 60,000 में भी द कैपिटल गेन. 60,000 में भी द कैपिटल गेन. लेकिन अभी टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? उसका नेट प्रोसीड्स कितना हुआ है? 3 लाख और उसने यूटिलाइज कितना किया? 2,60,000. So how much amount is not utilized? 40,000. So 40,000 will be the taxable amount. Understood this much? A charitable trust registered under section 12AA of the Income Tax Act having capital asset purchased in June 2016 for rupees 1 lakh and used for the charitable purpose
till the same was sold in December 2020 for rupees 1,50,000. तो उसने जून 2016 में कितने का खरीदा था? 1 लाख रुपीज़ का, जो उसने कितने में यूटिलाइज किया है, कितने में सेल किया है? 1,50,000. Now the trust, after the sale of capital asset, purchased a new capital asset for 1,20,000, which was also used for the charitable purpose. The amount of capital gain utilized in the purchase of new capital asset by trust shall be dash. Capital gain का amount कितना रहेगा? Cost of new asset माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट. तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है यहाँ पे? 1,20,000 एंड कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितना है? 1 लाख. तो 1,20,000 माइनस 1 लाख कितना आएगा? 20,000 विल बी द कैपिटल गेन. लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? नील, क्योंकि उसका सेल प्रोसीड्स कितना था? 1,50,000. नहीं, लेकिन उसने यूटिलाइज सिर्फ 1,20,000 ही किया, तो 30,000 विल बी टैक्सेबल. 30,000 विल बी टैक्सेबल. यहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन पूछा है, तो कैपिटल गेन कितना आएगा? 1,20,000 माइनस 1 लाख. नेक्स्ट, समोदय चैरिटेबल ट्रस्ट formed under the trust deed on 1st May 2020 filed an application for the grant of registration under section 112AA of the act to the CIT exemption on 13th May 2020. उन्होंने कभी एप्लीकेशन किया? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कभी अप्लाई किया उन्होंने? 13th May 2020 को. ठीक है. The CIT did not pass any order as to registration of trust till 31st March 2021. The trust shall be deemed to have the effect as per the provisions of Act 12AA effective from dash. तो जो ट्रस्ट है वो कब डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा? कितने महीने में उनको आंसर करना है? मतलब CIT को कितने महीने में ऑर्डर पास करना है? 6 months from the end of the month in which application is made. तो अगर तब तक ऑर्डर नहीं दिया तो ट्रस्ट क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड. तो उन्होंने कभी एप्लीकेशन किया है? 13th मई में. तो 13th मई के एंड मतलब 30th में 30th में उसके बाद से 6 महीना मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ बस नवंबर. तो कब माने जाएंगे बोलो? 13th नवंबर 2020 को दे विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड. आया समझ में इतना? यस. सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट. इज दैट क्लियर? चलो, अभी एक लास्ट चैप्टर बाकी है. ये हम लोग ने क्या देखा? सारे कवर किए हम लोग ने. इसमें कौन सा कवर नहीं हुआ? टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज़ में किसका नहीं देखा हम लोग ने? इंडिविजुअल देखा, HUF देखा, फिर फर्म देख लिया, याद है ना कल का लेक्चर? फर्म देख लिया, AOP, BOI. कौन सा नहीं देखा? सॉरी, कंपनी कवर नहीं हुआ है. क्या कवर नहीं हुआ है इसके अंदर? कंपनी कवर नहीं हुआ है. तो नेक्स्ट जो एक लास्ट चैप्टर है दैट इज ओनली फॉर कंपनी, वो सिर्फ कंपनी के केस में. ठीक है. ब्रेक चाहिए? इट्स 12:12. वी मीट एट 12:45. ओके. चलो, लास्ट चैप्टर डायरेक्ट टैक्स का, फिर डायरेक्ट टैक्स ख़त्म. चलो, आज एग्जैक्ट 50th लेक्चर इट इज़. 50th लेक्चर है. हाँ. ओके. चलो, 12:45 को मिलते हैं. ओके.